जम्मू कश्मीर ओपन मेरिट स्टूडेंट्स एसोसिएशन हो या वो सारे बच्चे जो ओपन मेरिट में हैं या ओपन मेरिट से ताल्लुक रखते हैं, उनकी एक ही डिमांड है कि रिजर्वेशन को रैशनलाइज किया जाए। अब रैशनलाइज किस बेसिस पे किया जाए? एज पर पॉपुलेशन। जानते हैं क्योंकि आपके वकील यहां मौजूद है। जुनैद साहब, लीगली अगर इस पूरे केस को देखते हैं, पेटिशन को देखते हैं, ओवरऑल जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन का मसला कई वक्त से चलता आ रहा है, इस बात से आप लोग भी वाकिफ हैं। रैशनलाइजेशन डिमांड कर रहे हैं, जितनी आबादी उतना उन्हें रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, और तमाम तर लोग जितने भी ये डिमांड करते हैं उनका, जैसा अभी जहूर साहब ने भी कहा कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग रिजर्वेशन के हवाले से क्या क्या है और लीगली इसको किस तरीके से फॉरवर्ड किया जा सकता है? जी शादाब साहब, शुक्रिया। देखिए, इस इशू को हम दो एंगल से देख सकते हैं। पहला एक नैरो एंगल, जहाँ पे यू विल सी दिस एज ए डिस्प्यूट बिटवीन टू क्लासेस और कम्युनिटीज़, जैसे रिजर्व्ड वर्सेस अनरिजर्व्ड। तो मैं इस एंगल को बहुत ही नैरो एंड नेगेटिव देखता हूँ। सेकंड है पॉजिटिव एंगल, ब्रॉडर एंगल। जब पिटिशनर्स, ज़ोहर साहब जैसे कुछ और भी इसमें स्टूडेंट्स है जो एजुकेटेड यूथ है, तो वो मेरे पास आए, तो आफ्टर एनालाइजिंग फैक्चुअल पोजीशन, तो मैंने देखा देयर आर सर्टन प्रोविजंस जो हमारे एर्स्टवाइल स्टेट ने पास किया था, जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004, रेड विद रिजर्वेशन रूल्स 2005। तो उसमें बहुत सारे सेक्शंस और रूल्स थे जो मेरे हिसाब से देखा जाए अपैरेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे। अब यहाँ पे दो तरीके की ड्यूटीज है एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। आपको अगर आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी है, आइन है, दिस इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, दिस इज द सुप्रीम डॉक्यूमेंट ऑफ दिस कंट्री। तो वेदर यू आर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, वी आर बाउंड बाय दिस। तो एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन यहाँ तक मुझे दो फंडामेंटल ड्यूटीज अभी याद आ रही हैं। आर्टिकल 51A देन स्मॉल a, दैट इज सब क्लॉज ए, जो हमें कहता है इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री to uphold this constitution, its values and ideals. तो ये एक ड्यूटी। सेकंड, it's a duty of citizen of this country to uphold the sovereignty, unity and integrity of this country India. तो ये ड्यूटीज है एज ऑर्डिनरी सिटीजन। अब अगर मैं थोड़ा बहुत खुद को अपलिफ्ट करूं एज एन ऑफिसर ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट, आपकी जानकारी के लिए एक आर्टिकल रीड करता हूं मैं, आर्टिकल 32 क्लॉज 2, जहां पे सुप्रीम कोर्ट पे ड्यूटी आयद होती है। जो हमारे देश के नागरिक है तो उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना उनका फर्ज है। तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस देखे, उनकी जजमेंट्स देखे, प्रेसिडेंट्स देखे, रेड विद आर्टिकल 226। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट या कोई और भी हाई कोर्ट जो यहाँ पे कंट्री में है, तो उन पे भी ये ड्यूटी आयद होती है एंड ड्यूटी इज स्लाइटली ब्रॉडर, क्योंकि लीगल राइट्स भी प्रोटेक्ट करने हैं। तो इन राइट्स को देख के हमने गुहार लगाई है, हम ऑनरेबल कोर्ट गए हैं। दिस इज आवर विजडम, जो नैरो भी हो सकता है, ब्रॉडर भी हो सकता है। इट्स सोली अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट, दे possess better wisdom than us। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, ये कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है रिजर्व्ड वर्सेस अनरिजर्व्ड, ये एक सिंपल सी फाइट है, कैसे हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करें, कैसे हम अपने देश का भला करें। बिल्कुल। जुनैद साहब, आप वकील हैं इस पिटीशन में, तो सुप्रीम कोर्ट की अगर रूलिंग्स देखेंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट भी यही चीज कहता है जो आपके पिटीशन में, जो आपके पिटिशनर जहूर साहब ने दर्ज किया है पिटीशन, उसमें यही चीज मेंशन है कि जितनी पॉपुलेशन हो उसी हिसाब से रिजर्वेशन मिलनी चाहिए? क्या ऐसी कोई रूलिंग है हमारे पास, या ऐसा कोई केस है जिसको हम अपना बैकड्रॉप में लेके आगे अपने केस को चला देखिए, सकें? अगर मैं ज़्यादा डीप जाऊं तो थोड़ा टेक्निकल बनेगा। ऑर्डिनरीली आपको मैं समझाता हूँ, एक कॉन्सेप्ट है वर्टिकल। सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस में इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया रिपोर्ट 1992 की जजमेंट है, उन्होंने बोला है 50% बेंचमार्क, यानी रिजर्व्ड कैटेगरी को आप 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते, बट दैट्स फॉर वर्टिकल। अगर उस पॉइंट को ही लेके हम कोर्ट जाए तो मुझे नहीं लगता कोर्ट उतना अप्रिशिएट करेगा इस पॉइंट को। दैट्स वाई अभी जो रिफ्रेम्ड पिटीशन है, द वेरी पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो सेक्शन 3 है, मेरे हिसाब से थीम है सेक्शन 3 रिजर्वेशन एक्ट 2004 की, तो उसी सेक्शन 3 को हमने चैलेंज किया है। अब क्यों किया है? अपरेंटली हमें लग रहा है ये आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के खिलाफ जा रहा है। अगर आपको रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट देखना हो, एनी ऑर्डिनरी और फॉर दैट मैटर इवन एक्सपर्ट और ल्यूमिनरी, लीगल ल्यूमिनरी से आप बात करेंगे, किसी भी वकील से बात करेंगे, आपको बोलेंगे जनरली रिजर्वेशन का जो सोर्स है हमारी आइन में, दैट्स आर्टिकल 15 एंड 16। बट मेरा थोड़ा बहुत डिफरेंट है यहाँ पे इंटरप्रिटेशन। आर्टिकल 14 का जो पार्ट 2 है, दैट्स इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दैट मीन्स इक्वल्स आर टू बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली। अगर अनइक्वल्स को आपने इक्वली ट्रीट किया तो वो गलत बात है, तो अनइक्वल्स को
अनइक्वली ट्रीट करना है। इट मीन्स SC STs या जो भी हमारे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है उनको एक फुटिंग पे लाना है, थोड़ा बहुत इक्वल ट्रीटमेंट, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन दिखानी है। तो इसी सोर्स से निकल के आता है फिर आर्टिकल 16 क्लॉज 4 जो स्टेट को ताकत देता है कि वो रिजर्वेशन रूल्स, रिजर्वेशन एक्ट्स, व्हाटएवर। अब रूल और एक्ट का क्या फर्क है? अगर आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली पास करती है बिल, दैट्स एक्ट, एंड अगर डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज जो उसके अंदर, यस, वो रूल बन जाता है। तो यू कैन गिव रिजर्वेशन, बट क्या आप टेंडम में कर सकते हैं? नो, यू हैव टू सी दे शुड बी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। आर्टिकल 16 की जो अंडरस्टैंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ट्विन टेस्ट, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, और आपको ये भी कंफर्म करना पड़ेगा वेदर दे आर एडुकेटली और इनएडुकेटली रिप्रेजेंटेड। तो ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन गिव रिजर्वेशन। यही हमारी गुहार है। वहां पे लैंग्वेज है, इफ इन द ओपिनियन ऑफ स्टेट दे आर नॉट एडुकेटली रिप्रेजेंटेड, यानी ओपिनियन, स्टेट को ओपिनियन बनानी है। क्या स्टेट ओपिनियन बनाएगी? कैसे ओपिनियन बनाएगी? ऑन ऑब्जेक्टिविटी, नॉट सब्जेक्टिव पैरामीटर्स। ऑब्जेक्टिविटी हमें ये सिखाती है, यू हैव टू कलेक्ट डेटा, यू हैव टू कलेक्ट साइंटिफिक डेटा एनालिसिस, देन ओनली यू कैन गिव रिजर्वेशन। ओके जुनैद साहब, जैसे जहूर साहब ने क्रीमी लेयर की बात की, इज देयर एनी प्रोविजन कि क्रीमी लेयर पे कहीं कोई बात हो, लीगली इसका कोई प्रोविजन हो कि क्रीमी लेयर जो जिन्हें एक बार बेनिफिट मिला, क्योंकि ये बात भी काफी चलती रहती है, ये डिबेट भी काफी चलता रहता है कि वन टाइम बेनिफिट होना चाहिए। अगर आप SC या ST से आते हैं या आप अंडर प्रिविलेज्ड हैं, अनप्रिविलेज्ड हैं, आपके पास वो एवेन्यूज नहीं है, लेकिन अगर आप बराबरी पे आ गए तो उसके बाद आपको वो एवेन्यूज नहीं मिलने चाहिए। तो क्रीमी लेयर को किस तरीके से लीगल एंगल से देख सकते हैं? देखिए, अगर सिंपल अल्फाजों में मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूं, क्रीमी लेयर का मतलब ये चीज़ है कि अगर किसी की इकोनॉमिक स्टैंडिंग अब ठीक हो चुकी है, पहले वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड थे, अब वो रिजर्वेशन में आ गए, उनकी इकोनॉमिक स्टैंडिंग भी इम्प्रूव हो गई। अभी तक क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट जो था खाली यहाँ J&K के कॉन्टेक्स्ट में RBA पे अप्लाई होता था। जोहर साहब की बात को ही मैं एलैबोरेट करता हूँ। केस का नाम है दविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, अगस्त 2024 में, लेड बाय ऑनरेबल जस्टिस गवाई। तो उन्होंने एक जजमेंट दी जिसमें उन्होंने वाजिया किया कि क्रीमी लेयर आप अप्लाई करो ST और SC पे भी। इट मीन्स अगर उन्होंने लाभ उठाया, रिजर्वेशन आपने दे दी, ठीक है, अब उनकी इकोनॉमिक फुटिंग इंप्रूव हो चुकी है, अब आप आइडेंटिफाई करो को नेक्स्ट टाइम से इनको नहीं दो, ये उनको मिलनी चाहिए रिजर्वेशन जो डिजर्विंग है। दैट मीन्स दोज हु आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड इन रियल सेंस। तो ये चीज है क्रीमी लेयर, ये चीज है क्रीमी लेयर। तो देयर इज अ प्रोविजन कि अगर इसे इस तरीके से देखा जाए। यस, क्रीमी लेयर इज हाईलाइटेड इन नंबर ऑफ केसेस लाइक इंदिरा सानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, देन अगेन reiterated in N Nagaraj versus state, again T Mudaliar Rao versus state of Andhra Pradesh, AIR 2010. So there are n number of cases. तो